नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट भारत आकार और स्थिति। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मुख्य पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, जिन पॉइंट्सों की हमें इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले हम बात करते हैं ध्रुव। ध्रुव हमारे दो होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम ग्लोब की बात करें, ये हमारा ग्लोब हो गया। इस ग्लोब के मध्य में ये जो लाइन डिवाइडेड, जो दो पार्टों में इस ग्लोब को डिवाइड करती है, इसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री से निकलती है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पृथ्वी हमारे 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर वाले इस हिस्से को, यानी इस सिरे को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे के सिरे को यानी इसे हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट बात करते हैं गोलार्ध, हेमिस्फीयर। गोलार्ध यानी कि आधा हिस्सा, कहने का मतलब होता है ग्लोब हमारा, यानी कि पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में बांटी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार गोलार्ध भी हमारे दो हो गए। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, यानी ऊपर का पोर्शन, ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये नीचे का हिस्सा, इसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया गोलार्ध से हमारा मतलब होता है आधा हिस्सा, यानी कि एक ऐसा हिस्सा जो विषुवत या भूमध्य रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स, यानी ऐसी रेखाएं जो भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा के बराबर जो जाती हैं, यानी कि इस तरीके से जो लाइन खींची होती हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट आपके हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं, या कह सकते हो आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं। ये सारी रेखाएं हमें क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा बेसिकली जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, यानी कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। इस गोलार्ध में यहाँ से 23.5 डिग्री से एक रेखा निकलती है, उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। उसी तरीके से होती है मकर रेखा, यानी कि इस तरीके से हम बात करें, ये कर्क होगी। उसी दक्षिणी पोर्शन में 23.5 डिग्री से एक और लाइन निकलती है, इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, सो भारत की स्थिति। ठीक है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, भारत जो है विश्व में अपनी संस्कृति के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, भारत अपनी संस्कृति के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देशों में से एक देश है। पिछले अगर हम 5 दशकों की बात करें तो भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप में बहुमुखी उन्नति की है। चाहे आप कृषि की बात करें, चाहे उद्योग की बात करें, ठीक है, या आप सर्विसेज की बात करें, यानी कहने का मतलब हमारा अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत ने अर्थव्यवस्था के 3 ही क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा उन्नति की है। ठीक है, सो आप लोग जानते हैं भारत एक विशाल देश है। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। ठीक है, सो तो भारत मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में आता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही रहोगे। मैंने ग्लोब बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आएगा। सो ये हमारा एक ग्लोब हो गया। इस ग्लोब को हमने 2 बराबर पार्टों में डिवाइड किया है। ये जो लाइन जो 0 डिग्री से निकलती है, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, सो भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करती है, यानी कि ऊपर का हिस्सा हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये जो येलो कलर यानी पीले रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये है भारत। ठीक है, सो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो। तो भारत कहाँ पर हो गया? उत्तर में। तो अगर एग्जैक्ट हम पोजीशन की बात करें तो भारत जो है उत्तर पूर्व, यानी कि ये हमारी देशांतर रेखाएं होगी। इसी तरीके से 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। इसके इधर वाला हिस्सा हमारा हो गया पूर्वी देशांतर, और इधर वाला हिस्सा हो गया पश्चिमी देशांतर। तो एग्जैक्टली अगर लोकेशन की हम प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो भारत उत्तर पूर्व देशांतर में है। ठीक है, सो नाउ अगर हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करें, अब क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के पहले बारे में बता चुका हूँ, सो नाउ हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं
भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को पता है ये वाला पोर्शन आपका हो गया उत्तर का। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से 8 डिग्री यहाँ पर हो गया। तो भारत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 8 डिग्री 4 उत्तर से, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ये 37 डिग्री हो गया हमारा। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ पर है? पूर्व की तरफ है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, यानी कि ये 60 डिग्री, ये लाइनें जो देशांतर की हैं सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो ये यहाँ पर आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, अब कहाँ तक फैला हुआ? 97 यानी 97 डिग्री 27 पूर्वी देशांतर है ये भारत का ये वाला हिस्सा, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा वो कहाँ तक फैला हुआ है? 97 डिग्री 27 पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब ये ज़्यादा छोटा हो रहा होप सो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बता देते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट मैप हो गया। ठीक है, सो आप लोग जानते हैं ये लाइन जो आपकी होगी ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। ये आपका हो गया 8 डिग्री 4 उत्तर। ठीक है, यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ ये उत्तर हो गया। ये स्टार्ट हुआ 8 डिग्री 4 से, कहाँ पर फिनिश हो रहा? 37 डिग्री 6 तक। ठीक है, यानी 37 डिग्री 6 तक भारत का विस्तार उत्तरी अक्षांश में समाप्त हो जाता है। अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो भारत शुरू कहाँ से होता है? 68 पॉइंट, यानी कि ये जो लाइन यानी गुजरात का ये वाला हिस्सा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से शुरू होकर नहीं, और भारत का आखिरी छोर यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ये होगा 97 डिग्री 27। क्लियर है? आई होप अब आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कोई डाउट नहीं होगा। दूसरे हम बात करते हैं कर्क रेखा की। भारत में कर्क रेखा जो ये बेसिकली यह 24 डिग्री यहाँ पर है, तो ये 23.5 डिग्री हो गया। ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे रही है। ठीक है, यानी कि गुजरात के कुछ हिस्से से निकलते हुए निकलती है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, अगर भारत के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में इन दोनों हिस्सों की बात कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है, और दक्षिण पश्चिम में है लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है भाई, ये हिस्सा कौन सा हो गया आपका? पूर्व, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये पूर्व हो गया, और ये आपका हो गया पश्चिम। ठीक है, तो क्योंकि भाई ये उत्तर का हिस्सा हो गया, अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये दक्षिण का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। क्लियर है? सो हमने बात करी दक्षिण पूर्व की, यानी कि ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व, ये हो गया हमारा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में आपकी पड़ती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये वाला हिस्सा। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं हम। यहीं पर ही आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही है, ये श्रीलंका सभी जानते हैं इसे। ठीक है, ये श्रीलंका है, कहाँ पर है ये? दक्षिण पूर्व में पड़ता है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं दक्षिण पश्चिम की। दक्षिण पश्चिम में हमारा है अरब सागर और दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर में आपको दिखाई दे जाएंगे लक्षद्वीप समूह। ठीक है, ये भारत के हिस्से हैं। क्लियर है? ओके, तो ये तो हो गया हमारे भारत की स्थिति। नाउ अब बात कर लेते हैं हम भारत के आकार के विषय में। क्लियर है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम विश्व के भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास से कुल ज़मीन यानी कुल भूगोलिक क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास 2.4 यानी 2.4% हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? आई होप सो। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि इससे बड़े भारत में, इससे बड़े विश्व में कुछ और देश भी हैं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वो है रूस, फिर सेकंड नंबर पे आपका कनाडा, थर्ड पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद आता है भारत, यानी कि भारत की पोजीशन क्या होगी? 7वीं। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ जनसंख्या के हिसाब से भारत दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि पहला देश जो सबसे बड़ा जनसंख्या में वो है चाइना यानी चीन। ठीक है,
अगर जनसंख्या के हिसाब से हम देखें तो भारत की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या भारत के पास 17.5% है। यानी कि भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। क्लियर है? ओके, भारत के हम सथल सीमा की बात कर लेते हैं। भारत की सथलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। और समुद्री तट की अगर हम बात करें तो भारत का समुद्री तट यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिलाने के बाद बनता 7,516 किलोमीटर। इसे भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। नवजत सीधे इसमें देख लेते हैं हम फिगर में। ठीक है, तो भारत की हमने बात करी थी तटीय सीमा की। ठीक है, ये हमारी ये लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है, इस तरीके से जाती है। और ये वाला हिस्सा, ये अंडमान निकोबार, इन सभी के तटों के हिस्से को मिलाएं तो ये टोटल बनता 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारा हो गया समुद्री तटीय रेखा। अब क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं भारत की जो सीमा रेखा है यानी सथल सीमा रेखा वो 15,200, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारे समुद्र खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा जो हमारा यहाँ तक टिल नम, ठीक है, यहाँ तक है, ये हमारा हो गया 15,200 किलोमीटर। क्लियर है? तो भारत की तटीय रेखा और सथलीय रेखा दोनों के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। यानी कि इन हिस्सों की हम बात करते हैं। उत्तर ये वाला हिस्सा हो गया, उत्तर पूर्वी, ठीक है, और उत्तर पश्चिमी। इन सारी जगहों पर क्योंकि हिमालय की कुछ रेंजेस हैं, ठीक है, हिमालय, शिवालिका, ये सारे पर्वत श्रृंखलाएँ, तो ये सारे के सारे क्या हैं, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, क्लियर है? ओके, भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। यानी कि मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ, अभी आपको समझ में जाएगा। 68 डिग्री से लेके 96, ये अप्रोक्स इसका जो डिस्टेंस यानी कि अंतर जो हो रहा है हमारा वो लगभग 30 के बराबर हो रहा है। या इस तरीके से देख लें हम, ठीक है, 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री तक हो रहा है। तो ये इसका डिस्टेंस जो हमारा हो रहा है वो 30 डिग्री के अप्रोक्स है, यानी बराबर 37 अक्षांश 30 डिग्री के बराबर है। यानी कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री के बराबर है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमारा हिस्सा हो गया गुजरात और ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो कह रहा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का डिस्टेंस। अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों में सेम दम 2 घंटे का डिफरेंस मिलता है। ठीक है, क्लियर है? एक ही टाइम में कहने का मतलब अगर यहाँ पर 11 बजे हैं तो यहाँ पर 1 बजा होगा दिन का। ठीक है, इस तरीके से, यानी 2 घंटे का डिफरेंस है। और इस डिफरेंस का कारण है इन दोनों का विस्तार, यानी कि इन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 30 डिग्री के बराबर है। कितने के बराबर है? 30 डिग्री के बराबर। तो अब 2 घंटे का डिफरेंस क्यों आ रहा है वो भी हम समझ लेते हैं यहीं पर। ठीक है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने के लिए सूर्य को 4 मिनट लगती है, यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट लगती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार 97 डिग्री, ठीक है, 25 पूर्व है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 68 डिग्री से। दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है? 30 के बराबर। तो इस प्रकार 4 मल्टीप्लाई में यानी 30, अगर हम 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 मिनट बनते हैं, यानी कि 120 के कितना हो गया? 2 घंटे। ठीक है, 82 डिग्री 30 को पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमुनोत्तर माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अब बात आती है कि मानक यमुनोत्तर की हमें ज़रूरत क्या है। पहली बात तो होती है कि मानक यमुनोत्तर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि इसी के बिहाफ पर हम पूरे देश के समय को मैनेज करके चलते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से हम अपने देश के टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत और विश्व, यानी कि भारत का विश्व के साथ क्या संबंध रहा है। ठीक है, सो भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है, ऑलरेडी हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये हमारे कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हो गए। ये जो आपको इस कलर में नज़र आ रहा है ये सारा क्या है? एशिया महाद्वीप। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है। तो भारत कहाँ पर है आपका? एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, यानी कि ये कुछ हिस्सा आपका पूर्व की तरफ हो जा रहा है, बाकी का हिस्सा पश्चिम की तरफ आ जा रहा है, यानी कि भारत एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है,
हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, ठीक है। यानी कि ये आपका हो गया हिंद महासागर, यानी कि ये पूर्व के देश इधर वाले, यानी कि ये वाले जो देश हैं ये पूर्व में हो गए और ये वाले देश ये पश्चिम को हो गए। तो हिंद महासागर इन सभी देशों को जोड़ने का काम करता है, यानी कि यहाँ से हम आसानी से हिंद महासागर के द्वारा पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ ट्रेवल या यात्रा कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यानी कि आप लोग पता ही है ये हमारा तटीय हो गया, ये तटीय रेखा हो गया, तो इशारा कहाँ पर आ रहा है? हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में और कोई देश की ऐसी सीमा नहीं है, इसलिए इस सागर को एक देश का नाम दिया गया है, यानी कि हिंदुस्तान का, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। तो अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाई हिंद महासागर को हिंद महासागर क्यों कहते हैं? तो इसका मुख्य रूप हो गया, मुख्य कारण हो गया भारत की तटीय सीमा की वजह से इस सागर को हिंद महासागर कहा जाता है। क्लियर है? ओके। नाउ भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना यानी युगों पुराना है, परंतु ये जो संबंध है यानी कि हमारी जो यात्राएं ज़्यादातर जलमार्ग से नहीं थी, पहले भूभागों से ही होती थी, यानी कि हमारे जो हिमालय पर्वत है उधर की साइड से हम ज़्यादातर विश्व से लेन देन करते थे। सो भारत का पश्चिमी मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। यह अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, पश्चिमी और पूर्वी एशिया के साथ और दक्षिणी एशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रह चुके हैं। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँचाने में हम भारत के द्वारा पहुँचाई गई, यानी कि व्यापार के द्वारा आदान प्रदान हुआ। उसी तरीके से हमारे यहाँ से मसाले, मलमल और अन्य ज़रूरत की यानी व्यापार के जो अन्य सामान थे वो भी भारत के द्वारा विभिन्न देशों से विभिन्न देशों को पहुँचाए जाते थे या दूसरे देशों से व्यापार किया जाता था, ठीक है। उसी प्रकार यूनानी स्थापत्य, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला एवं गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश में विभिन्न भागों में दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जितने भी मंदिर है, मस्जिद हैं या बहुत सी बड़ी बड़ी इमारतें जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, हुमायूं का मकबरा होगा, उनकी जो बनावट है वो ज़्यादातर किसके द्वारा बनाई गई है? वो यूनानी और पश्चिमी एशियाई सभ्यता के वास्तुकला का एक जीता जागता परिणाम, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं भारत में राइट नाउ अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी पिछले साल ही जम्मू कश्मीर को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा ना देके उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, ठीक है। उससे पहले भारत में 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अभी 28 में जो था वो तेलंगाना है। इसमें भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर देखो क्या है, ये आपका हो गया उत्तर, ये वाला उत्तर हो गया और ये हो गया पश्चिम, तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका पाकिस्तान का। क्लियर है? सो उत्तर में आपकी होगी चीन, ये चीन हो गया यानी उत्तर पूर्व की तरफ है एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद तिब्बत, ये तिब्बत हो गया, नेपाल, ठीक है, नेपाल और भूटान, ये सारे उत्तर पूर्व की तरफ यानी उत्तर में है। तथा पूर्व में यानी एग्जैक्टली पूर्व ये है, तो ये हो गया म्यांमार, ठीक है, जिसे हम बर्मा कहते थे पहले, म्यांमार हो गया, ठीक है। दक्षिण की तरफ आपके समुद्र पार 2 द्वीप समूह हैं, जैसे एक का पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव, ये तो हो गया आपका श्रीलंका, ठीक है। इसी के नीचे है मालदीव। क्लियर है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता है जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं, यानी कि ये एक रास्ता हल्का सा यहाँ से जाता है श्रीलंका के लिए, इसे हम बोलते हैं पाक जल संधि। तथा मन्नार की खाड़ी, ये जो खाड़ी बन रही है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्लियर है? ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को देशांतरीय और अक्षांशीय रेखाओं में कोई डाउट नहीं होगा। धन्यवाद सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।